बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। इसके अंदर हमने ना जल्दी से अब पोलियो, अब थोड़ी सी हम स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है। पोलियो माइलाइटिस के बारे में हमने डिस्कस करना है। बच्चों वाली बात है, पोलियो मतलब ग्रे मैटर, ठीक है। मतलब आपका जो ब्रेन का है ना ग्रे मैटर, ठीक है। वो मतलब आपने वो यू करके पढ़ा होगा ना, साइडों पे हमारे पास होता है वाइट मैटर, दरमियान में हमारे पास जो है ना बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर होता है, ठीक है। तो दरमियान में फिर ये स्पाइनल गार्ड होती है। तो ग्रे मैटर को इसने इन्वॉल्व करना है। और मेलाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन है किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की। अब ये बेसिकली एक पोलियोमाइलाइटिस एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, ठीक। अब ये कह रहे प्राइमरीली इसने इन्फेक्ट करना है आपके साथ में एलिमेंट्री कैनाल को। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, एलिमेंट्री कैनाल, उसको साथ में कह रहा है कि ये कह रहा है कि हमारे पास चिल्ड्रन में और 7 मतलब चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों को अफेक्ट करते हैं। मोस्टली चिल्ड्रन इफेक्टेड होते हैं इसके अंदर। और साथ में से जो लोअर लिम्ब है ना, जाहिर बात जब ब्रेन इन्फेक्ट होगा तो आपकी न्यूरॉन्स वगैरह भी डिस्टर्ब होंगे, इसके अंदर देखते हैं हम। अच्छा, एजेंट इसमें कौन है? इसका जो पोलियो मिलेटिस का वायरस है, पोलियो वायरस है, ठीक है, जो कि हमारे पास आरएनए वायरस है। उसकी सीरो टाइप होती है, सीरो टाइप 1, 2 और हमारे पास 3, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 7 से हमारे पास 14 डेज़ का उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि ऑल एज में, लेकिन जो 5 से 15 साल की उम्र है ना, इसके अंदर मोस्टली जो है ना बच्चे वो माजूर हो जाते हैं। तो इसके अंदर जब फैक्टर बहुत खतरनाक होगा। वायरस फाउंड कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा? एक तो फीसिस के अंदर मोस्टली जब इसका वायरस का देखते हैं ना किसी इलाके में, तो वहाँ के गटरों का पानी देखा जाता है, ठीक है। तो फीसिस के अंदर होगा। साथ में जो है ना वो कह रहा है कि ओरोफेरेंजियल जो सिक्रीशन है ना, उनके अंदर भी देखा गया। ओरोफेरेंजियल जो हमारे पास सिक्रीशन है ना, उनके अंदर भी आपको ये दिख जाता है। अब वो कह रहा है हमारे पास जो रिजर्वायर इन्फेक्शन है, जो मेन जो है ना वो इसका मेन रिजर्वायर है इसके अंदर। अब फीको ओरल रूट वो बाकी टॉपलेट में बाकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है हमारे पास कि 7 से 10 दिन बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट जो है ना इसके हमारे पास जो है ना वो सिम्टम्स, ये इंक्यूबेशन पीरियड इसका बता रहा है। अच्छा, टाइप्स कितनी है वो हम देखते हैं मेन जो इसके अंदर आती है। जो ये अनइम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं स्किप किए जा रहा हूँ। टाइप्स के अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास होगा, एक है साल्क टाइप, एक है सेबन टाइप। एक हमारे पास SAL के साल्क टाइप, ठीक है। और नंबर सेकंड में हमारे पास होता है सेबन टाइप, ठीक है। जो साल्क टाइप है ये इसे हम कहते हैं IPV, जबकि इसे सेबन को हम कहते हैं OPV, ठीक हो गया। जो ये साल्क टाइप है इट इज़ किल्ड वैक्सीनोजिन है, ठीक है। ये मतलब पोलियो की वैक्सीन है ना हमारे पास, ये एक्चुअली वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ। एक हमारे पास साल्क टाइप होती है, एक सेबन टाइप होती है, ठीक है। मतलब साबन यूज कर लो और साल्क, पालक से याद कर लो, या साग से याद कर लो कि साल्क है, और हमारे पास साबन है, साबन और पालक ये दो याद कर लो बस, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसके अंदर बेसिकली साल के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके पास किल्ड जो है ना वैक्सीन जो है ना वो हम देते हैं, किल्ड वैक्सीन जो है ना हमारे पास। जबकि यहाँ पे क्या होती है, साबन जो है ना वो कहते हैं ना सबा, तो वो हमारे पास लाइव अटेनुएटेड होगी इसके अंदर। बस ये निमोनिया के साथ याद करो, लाइव अटेनुएटेड, और ये हमारे पास होती है। OPV वैक्सीन हम वो पूछ लेते हैं तो हमारे पास यही है। OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, ये ओरली दी जाती है। जबकि जो IPV है ये मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होगा, ठीक है। ये हमारे पास ओरल पोलियो वैक्सीन, ये हमारे पास इनएक्टिवेटेड होती है, ठीक है। तो ये बस इसके बारे में निमोनिया के बाद छोड़ो इसको। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है? आपने देखा कि वो हमारे पास 2 ड्राफ्ट, जो ओरल वाली है ना, ये साबन वाली जो लाइव अटेनुएटेड है, कह रहा है कि ये 2 ड्राफ्ट, वो कहते हैं 2 कतरा हर 2 बूंद हर बशर, और इस तरह करके चल रही थी मुहिम। 2 ड्राफ्ट जो है ना वो ओरल सेबन जो है ना वो उसकी दी जाती है। और ये बेसिकली ट्राई पीरियड होता है। अच्छा, बर्थ के ऊपर एक दी जाती है, 6 वीक के ऊपर, 10th वीक के ऊपर, और 14 वीक के ऊपर ये हमारे पास दी जाती है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो ये साल का इनएक्टिवेटेड, ये हमारे पास कह रहे हैं कि 14th वीक के ऊपर जो है ना हम देते हैं साल को वाली, बस ये एक बात है। बाकी क्लिनिकल स्पेक्ट्रम में वो कह रहे हैं हमारे पास सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में माइनर इलनेस होती है, नॉन पैरालिटिक पोलियो और पैरालिटिक। अच्छा, इसकी जो है ना वो उसने बताई हुई है कुछ पोलियो की। एक होता है पोलियो जिसके अंदर पैरालाइज होता है बंदा, एक होता है जिसे पैरालाइज नहीं होता। जिसमें पैरालाइज होता है हम कहते हैं पैरालिटिक पोलियो, ठीक है। और एक हमारे पास होता है नॉन पैरालिटिक पोलियो। तो फिर वो कह रहे हैं कुछ हमारे पास सब क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, लिख ही लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 पर उसने किया कि हमारे पास कुछ सब क्लिनिकल
हमारे पास सिम्टम्स होंगे। नंबर सेकंड पे वो कहते हैं हमारे पास कुछ एबॉर्टिव पोलियो होता है, ठीक है। फिर नंबर थर्ड पे हमारे पास कहते हैं नॉन पैरालिटिक पोलियोमिलाइटिस, नॉन पैरालिटिक पोलियोमिलाइटिस। और नंबर फोर पे हमारे पास होता है पैरालिटिक, ठीक है, पैरालिटिक पोलियोमिलाइटिस। जो सब क्लिनिकल होता है जिसके अंदर कहते हैं नो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, इसके अंदर आपके पास कोई भी कंप्लेंट नहीं होती पेशेंट की, सिर्फ आपने जो है ना वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आपका कि वायरस इसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, और आपका राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर जो है ना, मतलब जो आपका एंटीबॉडी जो टाइटर है ना वो आपके यहाँ पे राइज किया हुआ होता है, बस इतनी ही बात है। अबार्टिव के अंदर बेसिकली क्या होता है, माइल्ड सेल लिमिटिंग इलनेस होती है, इसके अंदर रिकवरी जो है ना, मतलब इसके अंदर माइल्ड जो है ना वो इलनेस आपको दिखेगी, बुखार हो गया इस तरह की चीज़ें, लेकिन कोई भी आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं होता। या कह रहे हैं हमारे पास वही रिकॉग्नाइज करते हैं हम वायरस को बाय राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर, जब आपका राइज कर रहा होता है तो इसके अंदर हमने ना वायरस को डिटेक्ट कर लेते हैं हल्का फुल्का। फिर नॉन पैरालिटिक में क्या होता है, डिजीज लास्ट फॉर 2 to 5 डेज के लिए, 2 से 5 दिनों के लिए लास्ट करती है। प्रेजेंटिव फीचर में क्या है, स्टिफनेस है और पेन इन द नेक है, क्योंकि इसलिए वो नेक के अंदर वो सारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टिब्रल कॉलम, तो वहाँ तक जा रहा था, ठीक है। स्टिफनेस होगी नेक की। एक स्टिफनेस हमने मेनिंजाइटिस के अंदर भी पढ़ी थी, जो कि क्या था हमारे पास बेसिकली मेनिंजाइटिस में था ना वो गर्दन तोड़ बुखार जिसे हम कह रहे थे, उसके अंदर भी स्टिफनेस है, जबकि बुल नेक हमने डिप्थीरिया के अंदर पढ़ी थी। ये अब एमसीक्यू याद कर लेना, ठीक है। तो स्टिफनेस अपनी नेक होगी, साथ में वो कह रहे हैं हमारे पास रिकवरी जो है ना वो इसकी बड़ी रैपिड होती है नॉन पैरालिटिक, जबकि पैरालिटिक में हमारे पास क्या होता है, वायरस जो है ना वो यहाँ पे सीएनएस को प्रॉपर जाके डिस्ट्रॉय करता है, और यहाँ पे वो यही कह रहा है कि अब वो पैरालिसिस जो है ना वो कर देगा। हिस्ट्री ऑफ ऑनसेट इसका क्या होता है, सबसे पहले उसको जो है ना वो फीवर होता है, बुखार होता है, ठीक है। हमारे पास एसोसिएटेड सिम्टम क्या है, मलेज है, फिर एनोरेक्सिया है, ठीक है, फिर हमारे पास नोजिया होता है, फिर वोमिटिंग होती है, फिर हमारे पास हेडेक होगी, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास, फिर साथ में कह रहा है सोर थ्रॉट भी होगी, और फिर हमारे पास कॉन्स्टिपेशन भी हमारे पास होगी। तो ये सारे के सारे सिम्टम यहाँ पे देते हैं। फिर वो कह रहा है यहाँ पे एसिमेट्रिकल और पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस की यहाँ पे टाइप होती है फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, एक रिजिड होता है एक फ्लैसिड। लेकिन पोलियो के अंदर हमने पीएफ से याद करना, पाकिस्तान एयरफोर्स, पोलियो के अंदर हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। फिर साथ में कह रहा है कभी कभार जो है ना वो वॉइस के अंदर जो है ना वो हमारे पास उसकी बोलने के मसल जो है ना वो भी हमारे पास पैरालाइज हो जाती है, रिस्पायरेटरी इंसफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। साथ में कह रहा है कि हमारे पास एट्रोपी जो है ना वो मसल की, क्योंकि लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस है तो जो उसके लेग के मसल होते हैं उसकी एट्रोपी आपने वूमन देखी होगी, तो मसल बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वो एट्रोपी हो जाती है। बाकी यही है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किस तरह आपने पोलियोमाइलिटिस को कंट्रोल करना है, इम्यूनाइजेशन जो है ना वो आप इसकी कर लेंगे। साथ में उसने कहा कि हमारे पास एक होता है मोपिंग अप, उसने लिखा हुआ है, व्हाट इज मोपिंग अप, इट इज़ द एक्टिविटी विच इन्वॉल्व डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन, ठीक है। मतलब डोर टू डोर हर घर के अंदर जाके वहाँ पे बाहर नंबर लगाते हैं कि इसके घर कितने बच्चे हैं और कितने को पोलियो वैक्सीन लग गई है, ठीक है, फिर पिला दिए कचरे। फिर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन एक है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। इसके लिए बेसिकली क्या होता है, सडन साइमल्टेनियस मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओपीवी इन ए सिंगल डोज, मतलब जो 0 से 5 ईयर के बच्चे है ना उनके अंदर वो कह रहे हैं हमने जो ओपीवी वैक्सीन थी ना, ओरल ओरल जो वैक्सीन थी मुंह से, वो कह रहे हैं हमने फ़ौरन से जो है ना वो उसका जो है ना वो एक ही दिन के अंदर ना हमने उन बच्चों को सबको पिला देनी थी, रिगार्डलेस ऑफ द आया कि उनको पहले वैक्सीन पिलाई है नहीं पी है, कहते सबको जो है ना एक इलाके के बच्चों को 0 से 5 साल उनको इकट्ठा करो और सबको वैक्सीन लगा दो, इसी में कहते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। फिर उसने कहा कि एक प्लान था पोलियो रेडिकेशन, उसके बारे में बस डिस्कस करते हैं। हमारे पास यार ख़त्म होने का ये नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, जो हमारे पास है ना पोलियो इरेडिकेशन, ठीक है, इसके अंदर वो कह रहा है एंड गेम स्ट्रेटेजिक प्लान, पोलियो इरेडिकेशन एंड गेम स्ट्रेटेजिक प्लान हमारे पास एक होता है। ये हमारे पास 2013 से 2018 तक जो है ना वो हमारे पास चलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इट इज़ द कम्प्रीहेंसिव अप्रोच टू कंप्लीटिंग पोलियो इरेडिकेशन, ठीक है। ये एक पूरे पोलियो को एडिकेट करने के लिए एक कम्प्रीहेंसिव हमारे पास अप्रोच है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच में
वाइल्ड जो है ना वैक्सीन रिलेटेड हमारे पास होती है कि पोलियो डिजीज़ के खिलाफ अर्जेंटली हमने करनी होती है और इम्प्रूव करना होता है जो हमारा इम्यूनाइजेशन सिस्टम है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए की गई थी। इसके अंदर क्या था, न्यू आईपीवी इनएक्टिवेटेड जो पोलियो वैक्सीन थी ना वो नई इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जिनका लॉन्ग टर्म जो है ना वो पोलियो का रिस्क जो हमारे पास था वो कम था। फिर वो कह रहा है कुछ हमारी स्ट्रेटजीज देखेगी जिसके अंदर इमर्जिंग न्यू रिस्क हो जहाँ पे हो गए, जहाँ पे इनसिक्योरिटी है उन इलाकों में, और फिर टाइम लाइन टू कम्प्लीट डेवलपमेंट है। ठीक है, मतलब एक खास टाइम लाइन के अंदर जो है ना इस स्ट्रेटजीज के अंदर हमने जो है ना वो सारे का सारा इरेडिकेट करना था। फिर पोस्ट पोलियो सिंड्रोम उसने कुछ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में वो कह रहा है हमारे पास होता है कंडीशन दैट अफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 to 50% जिसके अंदर ना पीपल, एक ऐसी कंडीशन जिसमें 25 से 50% पीपल जो है ना प्रीवियसली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इन सिंपल वर्ड देखो ना, पोस्ट पोलियो मतलब वो 25 से 50% लोग जिनको पहले एक दफ़ा पोलियो का अटैक हो चुका था, ठीक है, उनके अंदर सिम्टम्स आए लेकिन अब वो ठीक हो गए थे। ठीक है, अब उसके बाद जब दोबारा होगा तो इसमें कहेंगे पोलियो, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। 20 to 25% ऑफ पीपल हु हैव प्रीवियसली कॉन्ट्रैक्टेड पोलियोमाइलाइटिस आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो उनके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास 15 से 30 सालों के बाद जो है ना वो सिम्टम दोबारा अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, मतलब जिस तरह वो होता है ना कि ओरिजिनल पैरालिटिक पोलियो होता है। ठीक है, तो उनके अंदर इस तरह के सिम्टम दोबारा अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए 15 से 30 साल लग जाते हैं। तो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, बचपन में पोलियो हुआ लेकिन वो ठीक हो गया था, लेकिन 15 से 30 साल बाद दोबारा वही पैरालिटिक वाले अटैक आना शुरू हो गए, इसे हम कहते हैं। फिर उसने कहा कि कुछ पोलियो लेगेसी होती है। ठीक है, तो पोलियो लेगेसी में बेसिकली क्या है कि वो इंश्योर करते हैं कि जो उन्होंने अमाउंट भेजी है, जिस तरह बिल गेट इसको कर रहा है ना, वो इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट मेड टू इरेडिकेट पोलियो माइलाइटिस कंट्रीब्यूट टू द फ्यूचर हेल्थ थ्रू द प्रोग्राम ऑफ वर्क। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि पोलियो लेगेसी है हमारे पास, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ना वो आया कि वाकई ही इरेडिकेट कर रही है और हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है कि नहीं कर रही, इसे हम कहते हैं पोलियो लेगेसी होती है। फिर वो कह रहे हैं ट्रांजिशन प्लान जो है ना इसके अंदर जो होता है, एक मिनट यार नजरा साहब कर, तो जो हमारे पास प्लान होता है ट्रांजिशन प्लानिंग, उसके कह रहा है कि हमारे पास 3 गोल होते हैं। वो 3 गोल क्या है, नंबर 1 पे वो यही है कि हमारे पास इरेडिकेशन को हमने सर्टिफाइड किया कि नहीं किया। ठीक है, अभी तक आई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान और एक और दो पता नहीं सोमालिया किस तरह का एक कंट्री है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ पोलियो रह गया, बाकी हर जगह से जो ख़त्म हो गया। इंडिया में भी है लेकिन वो ना उन्होंने अप्रोच के ज़रिए जो ना अपने आप को पोलियो से निकाल लिया है, लेकिन वहाँ पे अभी परसिस्ट करता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट दी पोलियो एक तो गोल है कि हमने पोलियो फ्री वर्ल्ड करनी है। नंबर सेकंड पे वेयर फिजिबल डिजायरेबल अप्रोक्सीमेट ट्रांजिशन और कैपेसिटी प्रोसेस, वो कह रहा है कि हमारे पास क्या ये दूसरी हेल्थ को प्रायोरिटीज़ को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, ये इसका सेकंड गोल है। नंबर थर्ड पे कह रहा है कैप्चर करना जितनी भी पोलियो की है ना डिसिमिनेटेड लेसन ऑफ द पोलियो रेडिकेशन, जो भी वहाँ से हमने लेसन गेन किया उसको आपने कैप्चर करना है कि किस किस तरह हमने जो है ना वो रेडिकेट किया। तो ये 3 गोल होती हैं उसकी ट्रांजिशन जो प्लान होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट पोलियो मिलेट, जो इतनी बात पूछते हैं। तो पोलियो लीगेसी ट्रांजिशन प्लानिंग गोल हमारे पास 2013 से 2018 तक ये किया गया था, जिसके अंदर हमने इसको एंड गेम करना है। ठीक है, फिर वो कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में कहानी है। तो जो हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस है ना, ये बेसिकली क्या करता है, जो लीवर है उसके हिपेटोसाइट्स है उनको जो है ना इसलिए इन्फ्लामेटरी चेंजेस कर देती है और इनका हमारे पास फंक्शन जो है ना वो लॉस हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे काज क्या होता है, हमारे पास हेपेटाइटिस कौन सा होता है, ए बी सी डी ई, और हमारे पास एक जी भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन काज क्या है इसके अंदर, वही कह रहा है कि सिम्टम्स में हमारे पास है फीवर होगा, ठीक है, चिल्स होंगे, हेडेक होगा, फैटीग होगी। ठीक है, साथ में कह रहा है कि बॉडी अच्छी होगी और हमारे पास पेन इसके साथ होगी। ठीक है, और साथ में वो कह रहा है कि हमारे पास एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा उस बंदे को। ठीक है, वॉमिटिंग होगी, डार्क यूरिन होगा और फीसिस भी मन डार्क होगा, साथ में जॉन्डिस मतलब यूरकान भी होगा उसको। तो ये हमारे पास जो है ना वो आपको पता ही चल जाता है। अच्छा, कमिंग टू दी हेपेटाइटिस ए, मतलब ये जो हेपेटाइटिस ए हुआ है ना इसकी वजह हमारे पास क्या है और इसके बारे में सारी बातें डिस्कस करते जल्दी से आप कर लें। जो हमारे पास होता है ना हेपेटाइटिस ए,
ये हमारे पास इसके अंदर वो कई कह रहा है कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं, मतलब वही इसमें फीवर होगा, चिल्ड होगा, हेडेक होगा, फटीग होगा, जनरल वीकनेस होगी, बॉडी अच्छी और पेन तो होगी ना, साथ में वोमिटिंग होगा, डार्क यूरिन। अब इसके अंदर एजेंट क्या है? हेपेटाइटिस ए वायरस इसकी भी बड़ी वजह है, ठीक है। स्पेशल नेम इसका क्या है? पीला यरकान इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो पीला यरकान को दूसरा नाम हमारे पास क्या है? ए वन, मतलब A1 जो है ना वो पीला यरकान है। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ है? चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास कॉमन है। और जो पुअर सैनिटेशन होती है ना, और जो ओवर क्राउडिंग होती है वहाँ के लोगों में मोस्टली ये कॉमन होता है। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ह्यूमन ही इसका जो है ना वो सोर्स ऑफ, अगर किसी और को है तो वहाँ से ये स्प्रेड कर जाएगा हेपेटाइटिस। अगर उससे कोई गंदी चीज़ खा ली तो वहाँ से हमारे पास इन्फेक्टिव मटीरियल क्या है? ह्यूमन के फीसिस है। बच्चे मुँह में जो है ना वो गंद में हाथ मारते रहते हैं तो वहाँ से मूवमेंट हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 28 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और इसकी ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट है हमारे पास, मुंह से और वो फीसिस से, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अगर किसी की वाइफ को है तो उसके ड्यूरिंग किसिंग जो है ना वो ओरली जो है ना वो ट्रांसमिट हो सकता है। बाकी कह रहा है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी हमारे पास क्या है? हेपेटाइटिस ए वायरस जो है एक्सक्रीटेड इन दी फीसिस अबाउट 2 वीक्स बिफोर दी ऑनसेट, मतलब इसके सिम्टम आने से 2 वीक पहले जो है ना वो फीसिस के अंदर सबसे पहले आना शुरू कर देता है। फिर कह रहा है कि जॉर्डन अप टू 1 वीक आफ्टर देयर आफ्टर होगा, फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक आता है। जब तक ट्रीटमेंट चलती है ना तो 1 हफ्ते बाद भी जो है ना ये हमारे पास फीसिस के अंदर आना आता रहता है, ठीक है। फिर वो इम्यूनिटी कह रहा है कि पूरी अगर एक दफ़ा हो गया ना किसी को हेपेटाइटिस ए, उसके बाद पूरी लाइफ जो है ना उसको हेपेटाइटिस ए नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। फिर एक्टिव इम्यूनाइजेशन में कह रहा है कि हमने क्या है ना वैक्सीन की 3 डोजेज जो है ना वो देनी होती है। एक पैदाइश के वक्त, एक फर्स्ट मंथ, और एक हमारे पास 6 मंथ के ऊपर जो है ना वो डोजेज देनी है जो हमारे पास। प्रिवेंशन क्या? कंट्रोल करना ट्रांसमिशन को, हेल्थ एजुकेशन देनी है। तो आपके पास ये जो डिस्पेजल एसवाग है फीसिस से उसको दूर रखना है तो हमारे पास ये ठीक हो जाएगा बंदा, ठीक है। और पानी शानी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाओ उसको तो काफ़ी बेहतर हो जाता है बंदा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी इसको हम कहते हैं क्रोनिक लीवर डिजीज में भी मोर सीवियर इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर आपका जो है ना वो लीवर का ना, जो डॉक्टर अफान कैसर भी कह रहा होता है, तो क्रोनिक लीवर जो डिजीज है ना ये मोस्टली अफेक्ट होती है। इट लीड टू लिवर सिरोसिस और लेटर ऑन हेपेटिक कैंसर भी इवन हेपेटाइटिस बी की वजह से लिवर सिरोसिस और हमारे पास हेपेटिक कैंसर इसकी वजह से हो सकता है, ठीक। वो फिर वो कहते हैं हमारे पास इसका एजेंट कौन सा है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ना इसका एजेंट है, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? काला यरकान। पीला ए का था, काला जो है बी के, बखर से याद कर लो, ठीक है। बखर एक शहर भी है पाकिस्तान का, तो काला यरकान जो है वो हमारे पास बी होता है। तो ये हमारे पास थ्रू आउट दी ईयर जो है ना हमारे पास चलता है। अब इसकी एंटीजन क्या है? HBS, HBC और हमारे पास HBE, ये 3 एंटीजन है। ESC, ठीक है। 3 एंटीजन है हमारे पास। फिर वो कह रहे हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमारे पास वही इन्फेक्टिव मटीरियल इसमें क्या आ गया? ब्लड आपका, सलाइवा, और जो वेजाइनल सेक्रीशन और जो सीमन है ना इन्फेक्टेड पर्सन का, उसके ज़रिए जो है ना मोस्टली ये हेपेटाइटिस बी, मतलब गंदी गंदी जगह से ये ट्रांसफ़र होना है इससे। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? पैरेंटल है, सेक्सुअल है, या फिर पेरीनेटल है, मतलब वर्टिकल प्लेसेंटा से जो है ना ड्यूरिंग वो ट्रांसमिशन वो हो सकता है। फिर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है? अनटिल डिसअपेयरेंस ऑफ दी HBsAg, जो HBs है ना एंटीजिन, ये जब तक नहीं जाता तब तक ये ना आपके पास कम्युनिकेबल है। और अपेयरेंस ऑफ द सरफेस एंटीबॉडी, जब तक ना हो सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी तो तब तक ये है। अच्छा, इम्यूनिटी वो कह रहे हैं कि बर्थ के ऊपर इसकी लो होती है, लेकिन फिर हमारा EPI जो है ना इम्यूनाइजेशन में, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में जो EPI चार्ट होते हैं हमारे पास, वैक्सीनेशन चार्ट, उसके मुताबिक 6, 10 और 14 वीक्स के अंदर हमने बर्थ के ऊपर दे दिए थे। अगर अडल्ट है तो इसको 0, फिर फर्स्ट और 6 मंथ के ऊपर जो है ना हमने 3 मतलब डोजेज आपने लगानी होती है। कौन कौन से पीपल जो है वो हाई रिस्क भी है? जो एंडेमिक रीजन के अंदर आते हैं, जी, जहाँ पहले ही बोल रहे थे, या फिर जो मल्टीपल जिनके सेक्स पार्टनर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मोस्टली देखा गया। फिर बेबीज ऑफ द मंथ क्रोनिक, ठीक है, जो माए जो है ना क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस का शिकार है तो उनके अंदर देखा गया। फिर इंट्रावीनस ड्रग जो अब्यूज़र है ना, IV ड्रग अब्यूज़र, उनके अंदर देखा गया ये सारे के सारे। फिर वो लोग अमूमन ये जो नाइयों के पास उस तरह होते हैं, रेज़र को जो है ना एक ही ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं,
नीडल या टूथ ब्रश जो है ना वो अपने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या नेल कटर एक ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से होती है। अदर पेशेंट जो है ना उसके कह रहा है कि अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज भी हुआ है तो उसके अंदर भी हो सकता है ट्रांसफ़र। ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। तो उसके अंदर कुछ ना मार्कर्स लिखे हुए हैं। तो अगर कोई पूछे कि हेपेटाइटिस बी वायरस के मार्कर कौन कौन से, तो वो आप बता सकेंगे? मैं अब आपको बताता हूँ, सारे के सारे इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस के हमारे पास जो एंटीजीन और एंटीबॉडीज़ के मार्कर्स हैं ना, वो हम देखते हैं। तो वायरस के ना 3 बेसिकली डिस्टिंक्ट एंटीजन हैं। एक हमारे पास होती है सरफेस एंटीजन, ए सरफेस एंटीजन, ठीक है, जो कि इसको हम दूसरा नाम देते हैं ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी। ठीक है, इसको हम देते हैं ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, और ये हमारे पास होता है HBsAg। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो इसकी है ना एंटीजन, वो है हमारे पास कोर एंटीजन। कोर एंटीजन जिसको हम देते हैं HBC से कोर आ रहा था, HBcAg। HBs था, HB फिर हमारे पास था कौन सा, HBs था, फिर हमारे पास HBe था, और एक हमारे पास था C था, और एक HBe था। ठीक है, ESC था ना, तो हमारे पास ए वाला सी वाला हमारे पास HBC एंटीजन हो गया। और नंबर थर्ड पे जो है हमारे पास है ई वाला, तो ये ई एंटीजन हमारे पास क्या होगा, HBe एंटीजन। ये तीन आपके हमारे पास सरफेस एंटीजन है, HBsAg, HBc और HBeAg। ये तीन एंटीजन आपके हेपेटाइटिस बी के हैं। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि ये क्या क्या स्टिमुलेट करती हैं, ये जो एंटीजन है इनकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी ना वो भी हमारे पास होंगी। तो HBs के खिलाफ क्या होगी, एंटी HBs बनेगी। ठीक है, जो HBc है कोर वाली, उसके खिलाफ जो बनेगी उसे हम कहेंगे एंटी HBc, और जो ई के खिलाफ उसे हम कहेंगे एंटी HBe। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटीबॉडी, उनके नेम जो है ना आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब वो सस्पेक्टिबल कुछ बता रहा है, कुछ वैक्सीनेटेड बता रहा है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन इसकी पहले प्रिवेंशन देख। तो इसके लिए जो प्रिवेंशन है ना वो कह रहा है हमें एक्टिव जो है ना वो वैक्सीनेशन हमें करनी पड़ती है। ठीक है, और वो अडल्ट में 0, 1 और 6 मतलब इन हफ्तों के अंदर, मंथ के अंदर जो है ना हमने IM जो इंट्रामस्कुलर 1 ml जो है ना वो अपने वैक्सीन करनी होती है। चिल्ड्रन जो 10 सालों से कम है ना उनके अंदर वो कह रहा है डोजेज 0.5 ml होती है, जबकि बड़ों के अंदर क्या थी 1 ml हमने लगानी होती है। ठीक है, एक बात ये है। बाकी वो कह रहा है EPI वैक्सीन में जो है ना ये 10 और 14 वीक्स के अंदर बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर ये वाला उनका था, जबकि अडल्ट के अंदर क्या था, अडल्ट के अंदर 0, 1 और 6 ये वाले हमें फॉलो करते हैं टेक्निक्स। अच्छा, फिर क्या है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोलॉजिक, इम्यूनोग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं HBIg। ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर दोज एक्यूटली एक्सपोज टू HBsAg। ठीक है, वो लोग जो HBsAg पॉजिटिव ब्लड के साथ एक्सपोज हुए हैं ना पहले से, HB एंटीजन HBs वाले के साथ जो पहले से एक्सपोज हुए हैं एस्टेलिन के साथ, तो उनके अंदर हमने क्या करना होता है, HBIg हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ना वो लगानी होती है। फिर मसलन कौन कौन लोग जो है ना इससे एक्सपोज होते हैं, जो कुछ लोग जो सर्जन होते हैं, ठीक है, नर्सिस होती हैं, या लैब वर्कर्स जो होते हैं वो होते हैं, या फिर न्यू बॉर्न और इन्फेंट्स जो है ना, या फिर कैरियर मदर, या फिर वो जो सेक्सुअल कंटेक्ट जो है ना वो जिनका होता है हेपेटाइटिस बी वाली खवातीन के साथ, या खवातीन जिनका मर्द के साथ है होता है। ठीक है, तो उनके अंदर वो कह रहे हैं हमने ये वैक्सीन लगानी होती है, और इसकी डोज है 0.05 से 0.07 ml/kg। ठीक है, ये हमें डोज लगानी होती है, और वो कह रहे हैं ये 2 डोजेज शुड बी गिवन विद इन 30 डेज अपार्ट। 30 दिन के बाद जो है ना हमने 2 डोजेज आपने लगानी होती है, एक डोज आज, एक 30 दिन के बाद लगानी होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब है नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो अगर तो ना हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन हो ना, और हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन हो हेपेटाइटिस, एक्यूट इन्फेक्शन में जो HBsAg है ना ये पॉजिटिव होगा, क्रोनिक में ये पॉजिटिव होगा, लेकिन जो इसकी एंटी HBs है ना, ठीक है, वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो एंटी HBc बनेगी ना
वहाँ पे IgM होगा और यहाँ पे IgG बनेगी, ठीक है, एंटीबॉडीज़। ये आपने एक बात याद रखनी, एक्यूट के अंदर जो है ना वो आपके पास IgM बनता है, क्रोनिक के अंदर आपके पास IgG बनेगा, ठीक है। ये MCQ पूछ लेते हैं कभी कभार। फिर हेपेटाइटिस सी के बारे में, जो हमारे पास होता है ना हेपेटाइटिस सी, ये बेसिकली किसकी वजह से, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हमारे पास होगा, ठीक है। कह रहा है क्लिनिकल फीचर में माइल्ड भी हो सकता है और एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, लीवर के ऊपर हमारे पास कहता है स्कारिंग जो है ना हो जाती है और अल्टीमेटली वो सिरोसिस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये सी की हमारे पास निशानी है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, काला जरखान। बी का भी है हमारे पास काला जरखान, सी का भी हमारे पास काला जरखान इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली अडल्ट के अंदर होता है और ये थ्रू आउट दी लाइफ जो है ना ये चलता रहता है, ठीक है। अभी तक इसकी जो है ना वो मेडिसिन जो है ना वो चल रही है कि तकलीफ क्या होगी। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कुछ केस होते हैं, कुछ कैरियर्स होती हैं इसके अंदर। इन्फेक्टिव मटीरियल में कहना है हमारे पास ब्लड जो है ना वो इसका हमारे पास इन्फेक्टिव मटीरियल हो सकता है, ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका 40 से 120 दिन होता है, ठीक है। और ये हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन पैरेंट्रल जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और ये कह रहा है इसकी अभी तक वैक्सीन जो है ना वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, अब शायद आ गई हो लेकिन अभी तक अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। नो वैक्सीन इसकी अवेलेबल। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है कि अगर किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया ना तो उसके अंदर हो सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर देख सकते हैं, या फिर कोई भी सरिंज के ज़रिए कंटामिनेशन हो चुकी है, ठीक है। या फिर किसी ने कोई रेज़र यूज़ कर लिया है हेपेटाइटिस बी वाले का, ब्रश यूज़ कर लिया है, ठीक है। या फिर सेक्सुअल जो है ना वो एक्टिविटी के जो मदर हेपेटाइटिस सी थी, ठीक है, उसके साथ क्या, या फिर वो बच्चे में आ जाता है इवन। तो ट्रीटमेंट क्या है आपने, ट्रीटमेंट इसके लिए हमारे पास होती है इंटरफिरोन और रिबेवरिन। ये एंटीवायरल है हेपेटाइटिस के खिलाफ हम मोस्टली ये यूज़ करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन यही है कि आप जो है ना वो अननेसेसरी और अनसेफ इंजेक्शन जो है ना वो ना लगाएं, अनसेफ ब्लड प्रोडक्ट ना यूज़ करें, ठीक है। वेस्ट कलेक्शन और डिस्पोजल को अच्छी तरह से डिस्पोज करें। शेयरिंग नहीं करनी आपने कोई भी पर्सनल आइटम्स, ठीक है। टैटूज़ नहीं बनाने और आपने पैरेसिंग नहीं करवानी, इस तरह की। फिर सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन में यही है कि फॉर पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी वायरस WHO रिकमेंड करती है हेल्थ एजुकेशन और केयर, उनके लिए इम्यूनाइजेशन जो है ना वो हेपेटाइटिस ए और बी की उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ताकि वो जो सी वाले हैं उनको ये ना हो साथ में हेपेटाइटिस ए भी हो जाए बी भी हो जाए, तो इसके लिए हमें वैक्सीनेशन फौरी लगानी चाहिए। बाकी वो कह रहे हैं इसके अंदर, वो कह रहे हैं एंटीवायरल थेरेपी पूरी दो और आपके पास इसको क्रोनिक लीवर सिरोसिस से बचाना होता है, ठीक है। ये हेपेटाइटिस सी के बारे में है, बस रिबेवरिन और इंटरफिरोन आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है हेपेटाइटिस ई के बारे में। बेसिकली ये क्या है, ये कह रहा है एक्यूट होता है और हमारे पास सेल्फ लिमिटिंग जो है ना हमारे पास होता है, ठीक है, विद लो मोर्टेलिटी रेट। इसका मोर्टेलिटी रेट हमारे पास लो होता है, ठीक है। तो एजेंट क्या है इसके अंदर, हेपेटाइटिस ई वायरस जो है ना वो मोस्टली इफेक्ट करता है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होता है और हमारे पास जो अडल्ट है ना उनके अंदर मोस्टली देखा गया है। फिर जो हॉट क्लाइमेट्स के अंदर रहती हैं उनके अंदर, और जो ये मोस्टली ना कंटामिनेटेड फूड और वाटर के ज़रिए जो है ना वो हमारे पास ये इन्फेक्ट होता है, ठीक है। और इन्फेक्टिव मटीरियल में इसका क्या है, फीसिस के ज़रिए जो है ना ये ट्रांसमिट होता है। और वाटर बोर्न डिजीज़ इसका जो है ना वो बेसिकली हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, पानी के ज़रिए गंदा पानी पी लिया, इसके हेपेटाइटिस ई वायरस था, ठीक है। तो इसकी यही है कि आपने जो है ना वो हेपेटाइटिस ई वायरस एंटीबॉडीज लगवा दो, ठीक है। मतलब इसकी डायग्नोसिस में हेपेटाइटिस ई वायरस अगर डायग्नोस हो जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन में क्या है कि हमारे पास ज़्यादा सवेयर होता है और इसकी क्लिनिकल सिम्टम में कहता है हमारे पास फ्लूमिनेंट हेपेटिक फेलियर हो जाता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके अंदर में कहता है फ्लूमेंट हेपेटिक फेलियर करवा देता है, कौन, हेपेटाइटिस ई। वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना उसके अंदर क्या होगा, फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और हमारे पास जो प्रेशर है ना ब्रेन का, इंट्राक्रेनियल ब्रेन प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा होगा। एक तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, एक हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा। इसे हम कहते हैं प्लूमिनल पैटिक फेलियर। इट इज़ स्प्रेड मेनली ऑन फीको ओरल रूट हो गया, ठीक है, मतलब फीको ओरल रूट के ज़रिए ये स्प्रेड करता है। और बाकी फीटल कॉन्टामिनेशन वाटर हो गया वही है। तो बाकी प्रिवेंशन क्या है, इंडिविजुअली जो है ना आपने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, आपने हाइजेनिक को जो है ना सफाई निस्बी माना बेटा जी। तो हाइजेनिक मेंटेनेंस करोगे हेपेटाइटिस ई नहीं होगा।
हैंड वाशिंग करोगे प्रॉपरली, सेफ वाटर अवॉइड करोगे, ड्रिंकिंग वाटर और आइस ऑफ द अननोन प्योरिटी होगा, ढेरी में बाकी सारी। हेपेटाइटिस डी के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। डी, हाँ, जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है ना, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको हेपेटाइटिस बी हो, तो इट इज़ दी डिपेंडेंट ऑन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी जो है ना रेप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, हेपेटाइटिस बी वाला प्रोवाइड करता है HBsAg, मतलब HBs एंटीजन जो प्रोवाइड करेगा, जो कि इन्वेलप है हमारे पास एक तरह का हेपेटाइटिस डी वायरस के ऊपर, ये आ जाके हेपेटाइटिस डी वायरस के ऊपर इन्वेलप बना देगा। तो जिनको बी है उनको डी भी होगा साथ में। पर्सन हु हैव रिसीव मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, वही जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए हेपेटाइटिस बी हुआ उन्हीं को डी भी हो जाएगा। फिर इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 12 वीक तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ब्लड बोर्न इसका इन्फेक्शन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए मोस्टली होता है। प्रिवेंशन में यही कह रहा है कि आपने हेपेटाइटिस बी को जल्दी से कंट्रोल करो, तो आपके पास हेपेटाइटिस डी भी जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय HBV सस्पेक्टेबल पर्सन को जिनको है। फिर हमारे पास लास्ट में हेपेटाइटिस जी, तो ये हमारे पास जो वायरस है ना, हेपेटाइटिस जी वायरस की वजह से एफ्ला ए फ्लेवी वायरस की वजह से, ए फ्लेवी वायरस मतलब FG4G से याद कर लो ना, हेपेटाइटिस जी है ना, तो जी में हमारे पास ए एफला वायरस होता है, इसकी प्रीविलेंस जो है ना इसकी हमारे पास अभी तक अननोन है। ये थे यार हमारे पास अभी तक जितने भी हेपेटाइटिस के बारे में और पोलियो के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट डायरियल डिजीज़, वो नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं थक गया हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप नहीं करिए। नो यू कैन आस्क मी, थैंक यू।